Hello everyone, welcome you all to the online lecture series of Basic Electrical Engineering. Today we are continuing with the numerical part. In the last video also we have done some numericals based on single phase AC series circuits. जिसमें हमने 4 questions solve किए थे, numerical solve किए थे with the different methods of solutions. जिसमें हमने complex method as well as non complex method से भी उनको solve करके दिखाया था कैसे उनको हम solve कर सकते हैं, right? तो इन कंटिन्यूएशन हम आज भी इस वीडियो में न्यूमेरिकल ही करेंगे, राइट? तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट न्यूमेरिकल से इस वीडियो के, जो कि है in a series circuit containing pure resistance and pure inductance the current and voltage are expressed as। तो सबसे पहले स्टेटमेंट में हमें बता दिया गया है कि एक सीरीज सर्किट है जिसमें एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और एक इंडक्टेंस लगा हुआ है, और उस सर्किट का एक वोल्टेज है जो कि एक एक्सप्रेशन दिया गया है, साइनसोइडल एक्सप्रेशन 15 sin 314 t plus 5 pi by 6। also current which is flowing through circuit is given as 5 sin 314 t plus 2 pi by 3। we have to find out impedance, resistance value, inductance value, average power drawn by the circuit and the circuit power factor। so these are the things we have to calculate। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सर्किट बनाएंगे। ठीक है, सर्किट बनाने में हमारे पास एक सिंपल सा एक सर्किट होगा, आरएल सीरीज सर्किट, जिसमें एक एसी वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है। ये आर है, ये एल है, ठीक है, दिस इज आर, दिस इज एल, दिस इज वी टी एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज आई टी। ये हमारे पास सर्किट है जिसमें हमारे पास दे रखा है वी टी एज 15 साइन 314 t plus 5 pi by 6 and it is given as 5 sin 314 t plus 2 pi by 3। तो वोल्टेज और करंट दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, आप देख सकते हैं ओमेगा की वैल्यू 314 है दोनों में। दैट मींस करंट जो फ्रीक्वेंसी है वोल्टेज और करंट की वो सेम है और होनी भी चाहिए, राइट? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको फेजर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। इन फेजर फॉर्म we have V bar is equals to 15 by root 2 angle of 5 pi by 6। also we have I bar is equals to 5 by root 2 angle of 2 pi by 3। ठीक है, दोनों कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज होगी। अब दोनों कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी अगर हमारे पास हैं तो वी नो दैट कि इम्पीडेंस Z बार होता है V बार अपॉन I बार। ठीक है, तो V बार हमारे पास है 15 by root 2 एंगल ऑफ 5 pi by 6 अपॉन करंट है 5 by root 2 एंगल ऑफ 2 pi by 3। कितना हो जाएगा ये, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो गया, 15 by 5 is 3 एंगल 5 pi by 6 माइनस 2 pi by 3। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये, इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 6, ये हो जाएगा 5 पाई, ये हो जाएगा 4 पाई, 5 पाई माइनस 4 पाई इज पाई, तो पाई बाय 6 तो 3 एंगल ऑफ 5 by 6। और वी कैन राइट इट एज 5 by 6 कितना होता है, पाई इज 180, 180 by 6 दैट इज 3 एंगल ऑफ 30 डिग्री ओम, राइट? तो ये आपके पास आ गया है इम्पीडेंस। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चूंकि हमारा इम्पीडेंस पोलर फॉर्म में है 3 एंगल 30 डिग्री, उसको हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में अगर कन्वर्ट करें तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास Z बार इज इक्वल्स टू Z बार इज इक्वल्स टू 3 एंगल ऑफ 30 डिग्री दैट इज आल्सो इक्वल्स टू 2.598 प्लस 1.5 J। ठीक है, ये वैल्यू हमारी रेक्टेंगुलर फॉर्म में हो गई। एंड अगर आप इस रेक्टेंगुलर फॉर्म को अपनी स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन के साथ कंपेयर करें तो ऑन कंपेयरिंग विद Z bar is equals to R plus JXL we get R is equals to 2.598 ohm and XL is equals to 1.5 ohm। ठीक है, अब चूंकि XL होता है हमारा ओमेगा L दैट इज आल्सो इक्वल्स टू, ओमेगा की वैल्यू हमें दे रखी है 314, राइट? वोल्टेज और करंट के एक्सप्रेशन से हमें मिल सकता है, तो आप यहां से डायरेक्ट L की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट विल बिकम इक्वल्स टू 1.5 अपॉन 314। तो 1.5 by 314 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4.777
4.777 into 10 to the power minus 3 Henry, और you can write it as 4.78 मिली हेनरी, राइट। तो ये आपके पास रेजिस्टेंस का वैल्यू आ गया, ये आपके पास इम्पीडेंस ये इंडक्टेंस का वैल्यू आ गया। दो चीजें आपके पास आ गई हैं। तीसरी चीज आपको इम्पीडेंस पूछा था, तो इम्पीडेंस आपके पास ऑलरेडी आ चुका है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं फर्स्ट पार्ट का आंसर, इम्पीडेंस Z is equals to 3 ohm। जो आपके पास मैग्नीट्यूड है यहाँ से जो मिल रहा है, दिस इज द वैल्यू ऑफ Z, जो आपका आंसर हो जाएगा इम्पीडेंस का। ठीक है, तो इतना हमने कैलकुलेट कर लिया है। हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट हो गया। फोर्थ पार्ट में हमसे पूछा है एवरेज पावर ड्रॉन बाय द सर्किट। एवरेज पावर ड्रॉन बाय द सर्किट होता है फोर्थ पावर ड्रॉन, दैट इज एक्टिव पावर, VI cos phi। ठीक है, तो या तो आप VI cos phi से निकाल लीजिए, दूसरा तरीका आपके पास कॉम्प्लेक्स पावर सॉल्व करने का भी मेथड है, आप उससे भी कर सकते हैं, क्योंकि इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को यूज करने के लिए आपको cos phi की जरूरत पड़ेगी, और phi आपको कहां से मिलेगा, phi आपको Z के एक्सप्रेशन से मिल जाएगा, क्योंकि Z का एक्सप्रेशन हमारा है 3 एंगल ऑफ 30 डिग्री, जो कि होता है, जो Z बार हमारे पास है वो है 3 एंगल ऑफ 30 डिग्री ओम। इसको अगर आप कंपेयर करो Z एंगल ऑफ phi से, तो यहाँ से हमें फेज एंगल मिल जाता है phi इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, एंड पावर फैक्टर cos phi इज इक्वल्स टू cos 30 डिग्री। तो cos 30 डिग्री होता है 0.866। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, लैगिंग, बिकॉज RL सर्किट के साथ हम डील कर रहे हैं। नाउ यू कैन कैलकुलेट पावर ड्रॉन P, दैट इज इक्वल्स टू VI cos phi, RMS वैल्यू ऑफ V इनटू RMS वैल्यू ऑफ करंट। RMS वैल्यू ऑफ T कितना है, ध्यान दीजिएगा, आपके पास जो वोल्टेज का एक्सप्रेशन है वो है 15 sin, यानी कि 15 इज द मैक्सिमम वैल्यू। RMS वैल्यू निकालने के लिए हमने करना है 15/√2 इनटू करंट में आपके पास 5 मैक्सिमम वैल्यू है, तो RMS वैल्यू के लिए आपके पास होगा 5/√2 इनटू 0.866, राइट। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा 32.475 वाट। तो ये आपका हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको कॉम्प्लेक्स का यूज करते हुए आसानी से सॉल्व कर लिया। आप चाहें तो विदाउट कॉम्प्लेक्स से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यू हैव सो मेनी फॉर्मूलेज जो आपके पास यहाँ एप्लीकेबल है, बट चूंकि कॉम्प्लेक्स से हमें थोड़ा सा ज्यादा आसान होता है, सीधे हमारे पास मिनिमम स्टेप्स में आंसर आ जाते हैं। दैट इज व्हाई वी प्रेफर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग कॉम्प्लेक्स मेथड, राइट। चलिए ठीक है, हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, दिस इज अवर सेकंड क्वेश्चन, जिसमें दिया है ए 100 वोल्ट 60 watt lamp is to be operated on 220 volt 50 hertz means find what value of number 1 non-inductive resistance, number 2 pure inductance would be required in order that the lamp is run on the correct voltage, which method is preferable and why। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में एक लैंप है, एक बल्ब है आपके पास, जिसका रेटिंग है 60 वॉट एंड 100 वोल्ट, यानी कि उस लैंप की रेटेड वोल्टेज है 100 वोल्ट। अगर उसको 100 वोल्ट से ज्यादा आप दोगे तो लैंप आपका क्या होगा, खराब हो जाएगा, क्योंकि उसकी जो रेटेड वोल्टेज है वो 100 वोल्ट है। लेकिन साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि उस लैंप को 200 वोल्ट सप्लाई से चलाना है। अब अगर डायरेक्टली 200 वोल्ट पे उस लैंप को कनेक्ट करोगे तो डेफिनेटली लैंप खराब होना ही होना है। इसलिए क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि लैंप को चलाने के लिए इस 220 वोल्टेज पे अगर लैंप को चलाना है तो उसके साथ हम या तो एक नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस लगाएं या तो एक प्योर इंडक्टेंस लगाएं। इन दोनों में से कोई भी एक चीज लगा के उसको चलाना है। आपको दोनों ही मेथड से आपको करके दिखाना है कि अगर नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस लगा के चलाते हैं तो कितने वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस सर्किट में लगेगा, और अगर इंडक्टेंस लगा के चलाते हैं तो कितने वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस लगेगा, राइट। दूसरी चीज ये कह रहे हैं कि जो फर्स्ट और सेकंड मेथड होंगी, जिसमें फर्स्ट मेथड में रेजिस्टेंस यूज हो रहा है, सेकंड मेथड में इंडक्टेंस यूज हो रहा है, कौन सी मेथड प्रेफरेबल है और क्यों प्रेफरेबल है। तो ये आपका बेसिकली क्वेश्चन यहाँ पर है, राइट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या दे रखा है। हमारे पास है बल्ब का रेटिंग, बल्ब का वोल्टेज दे रखा है हमें जो कि है 100 वोल्ट, एंड बल्ब का ही पावर हमें पता है जो कि है 60 वॉट। अब जो बल्ब है जो 60 वॉट का है
वो एक रेजिस्टिव एलिमेंट होता है। लैंप बेसिकली एक रेजिस्टिव एलिमेंट होता है, प्योर रेजिस्टिव एलिमेंट होता है, राइट। तो प्योर रेजिस्टिव एलिमेंट में जो पावर होती है वो होती है वोल्टेज इंटू करंट, राइट। अब अगर पावर हमारे पास V इंटू आई है और हमें उसका वोल्टेज भी पता है, तो हम आसानी से उस बल्ब को जो करंट रिक्वायर्ड होगा उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग P अपॉन V से, ठीक है। पावर हमारे पास है 60, वोल्टेज हमारे पास है 100, 60 बाय 100 इज इक्वल्स टू 0.6 ऑफ एम्पियर, ठीक है। तो अभी तक हमने जो भी कैलकुलेशंस की हैं वो सारी कैलकुलेशंस बल्ब से रिलेटेड है, यानी कि बल्ब को 100 वोल्टेज चलने के लिए चाहिए। बल्ब का जो रेटेड पावर है वो 60 वॉट है, इसके हिसाब से बल्ब को जो रिक्वायर्ड करंट चाहिए वो चाहिए 0.6 ऑफ एम्पियर, ठीक है। इतना हमें समझ में आ गया। अब हम करते हैं नंबर 1 पार्ट से शुरू, जिसमें हम एक रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे बल्ब के साथ लगाने के लिए, ठीक है। पहला जो मेथड है आपके पास, उस मेथड में आपके पास है एक 220 वोल्ट का सप्लाई जिससे आपको बल्ब को चलाना है। तो 220 वोल्ट सप्लाई है हमारे पास और 50 हर्ट्ज उसका फ्रीक्वेंसी है। इस सप्लाई से आपको चलाना है अपने बल्ब को। तो ये आपके पास बल्ब है, ठीक है, दिस इज द बल्ब हियर। और इस बल्ब को चलाने के लिए आपको एक सीरीज में रेजिस्टेंस लगाना होगा, राइट। ये है आपके पास रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू आपको बेसिकली कैलकुलेट करनी है। ये 60 वॉट का बल्ब है और इस बल्ब के अक्रॉस जो वोल्टेज हमें दे रखी है वो है 100 वोल्ट्स, राइट। यहाँ पर जो नया रेजिस्टेंस लगेगा उसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो होगी VR, जो कि अननोन है पूरी तरह से, राइट। तो इतना क्लियर हो गया। अब सर्किट में ध्यान से देखेंगे कि हम सर्किट में जो एलिमेंट्स लगे हैं वो सिर्फ रेजिस्टिव एलिमेंट्स हैं। आप बल्ब को देखेंगे, बल्ब भी एक रेजिस्टिव एलिमेंट है और जो रेजिस्टेंस है वो एक प्योरली रेजिस्टेंस है। तो ये सर्किट कहीं ना कहीं कुछ इस तरह से बिहेव कर रहा है कि आपके पास दो रेजिस्टेंस हैं। एक रेजिस्टेंस आपका बल्ब है जिसका पावर रेटिंग दे रखा है 60 वॉट और वोल्टेज ऑफ बल्ब है हमारे पास 100 वोल्ट। साथ ही साथ ये जो वोल्टेज है रेजिस्टेंस का ये है VR जो कि अननोन है, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट वोल्टेज है जो कि सप्लाई वोल्टेज है वो कितना है हमारे पास, वो है 220 वोल्ट्स, राइट। ये इस तरह का कुछ सर्किट हमारे पास है। अगर उसको आप इक्विवेलेंट सर्किट देखेंगे इट इज 220 वोल्ट्स। अब देखिए इसमें हम सिंपल डायरेक्टली एक अलजेब्रिक सम वाला फंडामेंटल लगा सकते हैं जो डायरेक्टली किरचॉफ वोल्टेज लॉ के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि आपके सारे एलिमेंट्स रेजिस्टिव एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पर कोई भी हमें वेक्टर क्वांटिटी या फेजर क्वांटिटी की जरूरत नहीं है, बिकॉज अगर आप फेजर क्वांटिटीज भी करोगे तो भी आपको वही मिलेगा कि तो दोनों वोल्टेजेस का सम है वही आपको इक्वल्स टू 220 वोल्ट को देगा। तो हियर you can easily find out as VR is equals to 220 volt minus of the bulb voltage that is 100 volt is equals to 120 volts। तो 120 वोल्ट आपको क्या मिल गया, वो वोल्टेज जो कि आपका रेजिस्टेंस के अक्रॉस है, ठीक है। दूसरी चीज, जो करंट आपने ऊपर 0.6 एम्पियर निकाला था ये वो करंट है जो बल्ब के थ्रू जाएगा। ये जो करंट है दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू 0.6 एम्पियर। तो जो भी करंट बल्ब के थ्रू जाएगा वही करंट आपका पूरे सर्किट के थ्रू भी जाने वाला है, राइट। तो आपको देखिए जो 0.6 एम्पियर है वही करंट आपका आर के थ्रू भी जाएगा और आपको VR की वैल्यू भी मिल चुकी है जो कि 120 वोल्ट है। अब हम सिंपल रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। नाउ the resistance R is equals to voltage across the resistance divided by the current through the resistance, that is VR upon I is equals to 120 upon 0.6। ये आपको मिल जाएगा 200 ऑफ ओम। ये आपका आंसर हो गया पहले पार्ट का, जिसमें हमने एक रेजिस्टेंस लगाया 200 ओम का और रेजिस्टेंस लगाने के बाद आपको जो बल्ब है वो बिना किसी प्रॉब्लम के आपका ग्लो करेगा, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट आंसर। अब सेकंड वाले केस पे चलते हैं। सेकंड वाले केस में आपसे कहा गया है कि हमें एक इंडक्टर लगाना है, तो इंडक्टर लगा देते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज का, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बल्ब है, ये है हमारे पास बल्ब, लेट्स से रेजिस्टेंस RB के नाम से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें पावर दे रखा है हमें 60 वॉट, ठीक है। करंट which is flowing through the circuit is 0.6 एम्पियर। दिस इज द इंडक्टर जो हमें अभी कनेक्ट करना है जिसकी वैल्यू अननोन है, राइट। द वोल्टेज अक्रॉस दिस बल्ब इज नथिंग बट इक्वल्स टू 100 वोल्ट्स, ठीक है। इतना हमें पता है। अब आपको अगर वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर निकालना है VL, ठीक है,
फेजर डायग्राम के थ्रू आप देखते हो, फेजर डायग्राम जब आप बनाते हो, आप देखिए क्वेश्चन आपका सिंपल आरएल सीरीज सर्किट जैसा बन गया है, जिसका फेजर डायग्राम होता है on horizontal axis you have VR, on vertical axis you have VL, and when you sum both of these you get V with the phase angle of phi. यहाँ से आपको मिल जाता है V is equals to root of VR square plus VL square. यहाँ पर VR जो है वो आपका बल्ब का वोल्टेज है, यानी कि 220 वोल्ट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 100 का स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर. अगर आप दोनों साइड से स्क्वायर करते हैं तो यू गेट VL इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 220 स्क्वायर माइनस ऑफ 100 स्क्वायर. ये आपको मिल जाएगा 220 स्क्वायर माइनस 100 स्क्वायर का स्क्वायर रूट करोगे तो यू विल हैव द वैल्यू 195.9 वोल्ट्स. ठीक है, ये आपको मिल गया वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, VL का वैल्यू मिल गया. नाउ VL आपको पता है क्या होता है, सिंस वी हैव VL इज इक्वल्स टू I into XL, राइट. सो 195.9 इज इक्वल्स टू I की वैल्यू हमें पता है 0.6 है, मल्टीप्लाइड विद XL. सो XL इज इक्वल्स टू 195.9 डिवाइडेड बाय 0.6. ये कितना हमें मिलेगा, इसको सॉल्व करेंगे, हमें मिलेगा 326.5 ओम, राइट. ये चीजें हमें मिल गई. नाउ वी वांट टू कैलकुलेट L. सो XL इज इक्वल्स टू होता है 2 पाई FL, दैट इज इक्वल्स टू 326.5, और L इज इक्वल्स टू 326.5 डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू 50, क्योंकि फ्रीक्वेंसी आपको 50 दे रखी है. फाइनली जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट वैल्यू 1.039. L का वैल्यू आपको मिल जाएगा. L इज इक्वल्स टू 1.039 हेनरी. ठीक है, तो ये आपका सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया. ठीक है, तो दोनों पार्ट आपने सॉल्व कर लिए. पहले पार्ट में आपने रेजिस्टेंस का वैल्यू निकाला है 200 ओम, R इज इक्वल्स टू है 200 ओम, यानी कि अगर बल्ब के साथ सीरीज में लगाएंगे 200 ओम का रेजिस्टेंस तो बल्ब ग्लो करेगा. सेकेंड पार्ट में आपने एक इंडक्टर लगाया 1.039 हेनरी का. अगर रेजिस्टेंस ना लगाने की बजाय आप इंडक्टर लगाओगे 1.039 हेनरी का तो भी आपका बल्ब आसानी से चल जाएगा, कोई दिक्कत उसमें नहीं आएगी. नाउ लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन था कि विच मेथड इज प्रेफरेबल एंड व्हाई. अब ध्यान से देखिए, जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस अपने आप में एक पावर कंज्यूम करेगा. अगर इसकी पावर निकालेंगे I स्क्वायर R से, क्योंकि I है हमारा 0.6 स्क्वायर इंटू 200, इसको सॉल्व करेंगे हमें मिलेगा 72 वॉट. और इंडक्टर के अक्रॉस जो पावर निकालेंगे वो होगा 0, क्योंकि देयर इज नो पावर कंजम्पशन इन एन इंडक्टर, राइट. तो नेचुरली जिस पर्टिकुलर मेथड में पावर कंजम्पशन नहीं होगा, पावर वेस्टेज नहीं होगा, वो मेथड हम चूज करेंगे, यानी कि सेकेंड वाला मेथड. बिकॉज अगर आप रेजिस्टेंस लगा के बल्ब चलाते हैं तो देयर इज ए पावर वेस्टेज ऑफ 72 वॉट, जिसका हमें कोई यूज नहीं है. इट इज जस्ट वेस्टेज फॉर अस. बट सेकेंड वाले पार्ट में अगर आप इंडक्टर लगाते हैं 1.039 हेनरी का, तो पावर जो है हमारा वो वेस्ट नहीं होता, सिर्फ उतना ही पावर कंज्यूम होगा जितना बल्ब को रिक्वायर्ड है. सो वी विल प्रेफर द सेकेंड मेथड विदाउट एनी क्वेश्चन, विदाउट एनी डाउट. ठीक है, ओके, चलिए ठीक है, आगे चलते हैं. So this is the next question, जिसमें कह रहे हैं आपको एक कॉइल है having both resistance and inductance has a total effective impedance of 50 ohm. एक कॉइल है जिसमें R और L है, जिसका टोटल इम्पीडेंस है 50 ओम, and the phase angle of the current through it with respect to the voltage across it is 45 degree. ठीक है, ये सिर्फ कॉइल के बारे में बात हो रही है. ध्यान रखिएगा, जो क्लियरली लिखा हुआ है कि एंड द फेज एंगल ऑफ द करंट थ्रू इट, जो करंट उस पर्टिकुलर कॉइल से जाएगा एंड जो भी वोल्टेज उसके अक्रॉस है, उन दोनों के बीच में जो फेज एंगल है वो 45 डिग्री का एंगल दिया हुआ है. द कॉइल इज आल्सो कनेक्टेड इन सीरीज विद 40 ओम रेजिस्टेंस अक्रॉस ए साइनसोइडल सप्लाई. सबसे पहले एक सर्किट बनाएंगे. सर्किट में हमारे पास सबसे पहले एक कॉइल है जिसमें R और L है. ये हमारे पास कॉइल है R और L, इसको कॉइल बोलते हैं, दिस इज कॉइल. ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि इस कॉइल का जो टोटल इफेक्टिव इंपीडेंस है वो 50 ओम है. तो यहीं पर लिख देते हैं, मान लीजिए कि इसका जो इंपीडेंस है वो ZC है, दैट इज इक्वल्स टू 50 ओम. ऑल्सो इट इज गिवन एज द एंगल ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस एंड द वोल्टेज विच इज अक्रॉस इट. जो भी वोल्टेज इसके अक्रॉस होगा, यहाँ पर मान लीजिए कोई वोल्टेज है VC, वोल्टेज ऑफ द कॉइल,
एंड जो करंट थ्रू इट जा रहा है वो मान लीजिए IC है, इन दोनों के बीच में जो एंगल दे रखा है वो 45 डिग्री लैगिंग है, मतलब फेज एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री। ऑल्सो कॉइल इज कनेक्टेड इन सीरीज विद 40 ओम रेजिस्टेंस, ये 40 ओम रेजिस्टेंस है जो कि इसके साथ सीरीज में लगा हुआ है 40 ओम। और ये जो कॉम्बिनेशन है ये सप्लाई के साथ लगा है, एक सप्लाई है यहाँ पे जिसके क्रॉस ये सब लगा हुआ है जो कि अननोन है। दिस इज योर सप्लाई वोल्टेज, राइट। द सर्किट करंट इज 3 एम्पियर। एक और चीज यहाँ पर मेंशन करी है कि वो ये है कि जो सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, ये सप्लाई से जो करंट फ्लो हो रहा है वो है 3 एम्पियर। ये अगली चीज यहाँ पर मेंशन की है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। हमें यहाँ पर निकालना है द सप्लाई वोल्टेज एंड द सर्किट फेज एंगल। फेज एंगल पूरे सर्किट का निकालना है। ध्यान दीजिएगा जो फेज एंगल यहाँ दिया है वो सिर्फ और सिर्फ कॉइल के लिए एप्लीकेबल है, वो पूरे सर्किट के लिए नहीं है। पूरे सर्किट के लिए फेज एंगल तब निकलेगा जब उस आर को भी आप इम्पीडेंस में इंक्लूड कर लोगे। वो कैसे होगा चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इम्पीडेंस ऑफ कॉइल की। इम्पीडेंस ऑफ कॉइल ZC दिया हुआ है हमें 50 ओम, ठीक है। कॉम्प्लेक्स में हम लिख सकते हैं ZC बार को 50 एंगल ऑफ 45 डिग्री ओम। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि हमें क्लियरली मेंशन्ड है कि जो 45 डिग्री है वो सिर्फ कॉइल का फेज एंगल है, जो वोल्टेज और जो करंट उसके थ्रू जाएगा, ठीक है। चलिए इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आप ZC बार को 50 एंगल ऑफ 45 को रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लें तो आपको यहीं की यहीं एक वैल्यू मिल जाएगी जो होगी 35.35 प्लस 35.35 J। ये आपको मिल जाता है यहाँ पे जो कि रेक्टेंगुलर फॉर्म में है। अब अगर आप इसको कंपेयर करेंगे R प्लस JXL से तो आपको RC प्लस JXLC, C हम सिर्फ कॉइल के लिए यूज कर रहे हैं, जो भी हमारे पास है यहाँ पर मान लीजिए RC है, यहाँ पर LC है, ये कॉइल के एलिमेंट्स हैं तो हमने C से रिप्रेजेंट किया। तो यहाँ से हम इजीली वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सो वी गेट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल RC as 35.35 ohm and inductive reactance of coil XLC is also 35.35 ohm, ठीक है। ये दोनों चीजें हमने निकाल ली, इतना हमें समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। क्योंकि सर्किट में दो रेजिस्टेंस हो गए हैं, एक है जो कॉइल का रेजिस्टेंस है और एक है जो हमारा सर्किट में सीरीज में लगा है। लेट्स कॉल इट RT। तो RT हो जाएगा R प्लस RC के। RC हमारे पास है 35.35 प्लस R हमें कहा है 40 ओम है, तो इट विल बिकम इक्वल्स टू 75.35 ओम, राइट। टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास आ गया। टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास है सर्किट का और रिएक्टेंस सर्किट में सिर्फ एक ही है, यानी कि हम टोटल इम्पीडेंस निकाल सकते हैं। अब टोटल इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, लेट्स कॉल इट Z बार। Z बार विल बी इक्वल्स टू RT प्लस JXLC, क्योंकि XL तो एक ही है जिसको हमने C से रिप्रेजेंट किया हुआ है तो वही रहेगा, लेकिन रेजिस्टेंस यहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो RT का वैल्यू है 75.35 प्लस J 35.35, राइट। इसको पोलर फॉर्म में अगर आप कन्वर्ट करो तो पोलर फॉर्म में आपको मिलेगा, जस्ट ए मिनट, आई एम सॉल्विंग। 75.35 प्लस 35.35 J, इसको अगर पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो वील हैव 83.23 एंगल 25.133 डिग्री ओम, राइट। तो ये हमारा हो गया टोटल इंपीडेंस ऑफ द सर्किट। अब चूंकि हमने टोटल इंपीडेंस निकाल लिया है जो पूरे सर्किट का है, इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि जो भी एंगल हमें इंपीडेंस से मिल रहा है वही हमारे सर्किट का भी फेज एंगल है। सो फेज एंगल ऑफ द सर्किट दैट इज 25.133 डिग्री, और इट विल बी लैगिंग बिकॉज RL केस है और RL केस में हमेशा हमारा
यही रहेगा। तो फेज एंगल हमारा आ गया, पहला आंसर हमारा आ गया। उसके बाद हमसे पूछा था सप्लाई वोल्टेज कितना है। सप्लाई वोल्टेज, लेट से लेट सप्लाई वोल्टेज इज इक्वल्स टू V बार इज इक्वल्स टू V एंगल ऑफ जीरो। ठीक है, हमने V एंगल ऑफ जीरो ले लिया। उसके बाद करंट हमें पता है, सर्किट का करंट, सर्किट करंट सर्किट करंट दिया हुआ है I इज इक्वल्स टू 3 एम्पियर। ठीक है, सो इन कॉम्प्लेक्स हम लिख सकते हैं I बार इज इक्वल्स टू 3 एंगल ऑफ, कितना एंगल होना चाहिए, फेज एंगल हमें पता है 25.133 है, तो करंट होना चाहिए हमारे पास माइनस 25.133, क्योंकि अगर वोल्टेज एंगल जीरो है तो करंट लैग करना चाहिए कितने एंगल से, 25.133 एंगल से। तो हमारे पास वोल्टेज है, हमारे पास करंट है और हमारे पास टोटल इंपिडेंस है। सिंस वी हैव Z bar is equals to V bar upon I bar और V bar is equal to I bar into Z bar. So I bar है हमारे पास 3 एंगल ऑफ माइनस 25.133, मल्टीप्लाई करना है Z से, Z है हमारे पास 83.23 एंगल ऑफ 25.133। ठीक है, 25.133 ये हो गया। मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलेगा 83.23 इंटू 3 दैट इज 249.69, 249.69 एंगल कितना हो गया, नेचुरली जीरो हो गया। जब आप दोनों को सम करोगे दैट विल गिव यू जीरो वैल्यू, और यू कैन से सप्लाई वोल्टेज V is nearly equals to 250 volts। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चन यहाँ पर अटेम्प्ट करना था। कॉम्प्लेक्स से हमने इसको किया है, काफी आसानी से कर लिया है। विदाउट कॉम्प्लेक्स अगर आप करते तो आपको कुछ नंबर ऑफ फॉर्मूलेज यहाँ पर यूज करने पड़ते जो पावर फैक्टर से रिलेटेड है, जैसे पावर फैक्टर R/Z होता है, तो उसका यूज करते हुए आपको यहाँ पर सॉल्व करना पड़ता, राइट। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। In this question, it is given a current in a circuit is given by 4.5 plus J12. Complex में दे रखा है current, तो let's write it as I bar is equals to 4.5 plus J12 ampere, and the applied voltage is given as 100 plus J150. So V bar is given as 100 plus J150 volts. ठीक है, आपको क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पीडेंस और फेज एंगल। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसलिए लिया है कि आपको वोल्टेज और करंट जो कॉम्प्लेक्स में दिए गए हों उनके लिए आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए कि उनको कैसे करते हैं। तो सबसे पहले करंट को हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। पोलर फॉर्म में जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो इट विल गिव यू 12.81 एंगल ऑफ 69.44 डिग्री एम्पियर। ऑल्सो अगर वोल्टेज को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो इट विल गिव यू 100 एंगल ऑफ 180.27 एंगल 56.30 वोल्ट। तो ये दो चीजें आपके पास है, वोल्टेज और करंट। आपसे पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पीडेंस। सो कॉम्प्लेक्स में इम्पीडेंस को हम लिखते हैं Z बार एज V बार अपॉन I बार। ठीक है, तो कर देते हैं V बार अपॉन I बार, क्या आएगा 180.27 एंगल ऑफ 56.30 डिवाइडेड बाय 12.81 एंगल 69.44 इज इक्वल्स टू, कैलकुलेट करने पे कितना आ जाएगा ये
180.27 angle 56.30 divided by 12.81 angle 69.44. It will give you 13.70 minus J 3.199. ठीक है, ये आपके पास आ रहा है इन रेक्टेंगुलर फॉर्म। जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि कैलकुलेटर से जब आप सॉल्व करते हैं तो आपको जो आंसर मिलता है वो हमेशा रेक्टेंगुलर फॉर्म में मिलता है। उसके बाद आपको उसको जब पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है तो यू विल गेट 14.072 एंगल माइनस 13.14 डिग्री ओम, राइट। अब आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पर जो इमेजिनरी पार्ट आया है वो नेगेटिव है, और नेगेटिव इमेजिनरी पार्ट होने का सिंपल सा मीनिंग है कि सर्किट आपका कैपेसिटिव सर्किट है। आरसी सर्किट के लिए ये सारी चीजें दी हुई हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो फाई एंगल है वो नेगेटिव आ रहा है, तो इससे भी आपको दूसरा समझ में आता है कि ये कैपेसिटिव सर्किट हो रहा है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पीडेंस, मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पीडेंस क्या हो जाएगा, Z इज इक्वल्स टू 14.072 ओम। ये आपका मैग्नीट्यूड हो गया। उसके बाद फेज एंगल चाहिए हमें, तो फेज एंगल फाई इज इक्वल्स टू आपको मिल रहा है 13.14 डिग्री, ब्रैकेट में लिखेंगे लीडिंग। ठीक है, क्यों लीडिंग लिखेंगे ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि फाई एंगल यहाँ पर आपको नेगेटिव का मिल रहा है, दैट इज व्हाई इट इज ए लीडिंग केस, या फिर कह सकते हैं आप आरसी केस का ये क्वेश्चन था, राइट। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने 3-4 क्वेश्चन कर लिए हैं जो सब अपने आप में एक डिफरेंट क्वेश्चन थे। काफी प्रैक्टिस हमने कर लिए हैं यहाँ पर, जिसमें अभी तक मोस्टली जो क्वेश्चन डिस्कस हुए हैं वो आरएल केस के थे, और एक ही क्वेश्चन हमने आरसी केस का भी डिस्कस किया। आगे इन क्वेश्चंस को हम कंटिन्यू रखेंगे और आगे आने वाले वीडियो में, ताकि और हम प्रैक्टिस कर सके दूसरे केसेस की। टिल देन आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ के सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कि और इनकी प्रैक्टिस करिए, राइट। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।